नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टेशन पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण, जिसका पहला चैप्टर है वर्णमाला। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि हिंदी व्याकरण का जन्मदाता कौन है। तो हिंदी व्याकरण के जन्मदाता कामता प्रसाद गुरु हैं। इनको हिंदी व्याकरण का पाणिनि भी कहा जाता है। सामान्य हिंदी में सामान्यतः व्याकरण के 3 मुख्य आधार होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में हम वर्णों के स्वरूप एवं आकार का अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है शब्द विचार। शब्द विचार में हम शब्दों के स्वरूप एवं आकार का अध्ययन करते हैं। तीसरा होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम वाक्यों के स्वरूप एवं आकार का अध्ययन करते हैं। चूँकि वर्णमाला को वर्ण विचार के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए हम वर्णमालाओं के बारे में जानेंगे। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जो कि निम्न लिखे हुए हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वरों में जो ये ओम लिखा हुआ है, ओम को मिला के संख्या 12 हो जाती है। ओम जो चूँकि प्लुत स्वर है, इसलिए जब परीक्षा में प्रश्न आता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग ओम को उसमें नहीं लिखते हैं। तब लिखते हैं कि स्वरों की संख्या 11 ही होती है। ऐसे ही व्यंजन में जब परीक्षा में प्रश्न आता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब हम व्यंजनों की संख्या 33 लिखते हैं। उनमें से ये 6 व्यंजन नहीं लिखते हैं। 6 व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्रा संयुक्त व्यंजन होते हैं, और जो ये 2 व्यंजन हैं, इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसलिए इनको स्वरों की व्यंजनों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं और मूल रूप से स्वर 11 होते हैं। अब आते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। इसमें अंग और आह को नहीं लिया गया है। अंग और आह चूँकि अयोगवा होते हैं, ना ये स्वर होते हैं, ना ये व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको अलग श्रेणी में रखा गया है। इनको अयोगवा बोलते हैं। अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं और आह को हम विसर्ग बोलते हैं। स्वरों के 4 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है। जैसे छोटा ई, छोटा आ, छोटा ऊ, री। ऐसे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। तीसरा आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 असमान स्वरों के सहयोग से बनते हैं। असमान या विजातीय स्वरों के सहयोग से बनते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर बनाता है ए। छोटा आ प्लस ए मिलकर बनाता है ऐ। छोटा आ प्लस ऊ मिलकर बनाता है ओ। छोटा आ प्लस ओ मिलकर बनाता है औ। तो ऐसे स्वरों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। चौथा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में सर्वाधिक समय लगता है। जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। जैसे ओम। ओम सिर्फ एक ही प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वरों की संख्या सिर्फ 1 होती है, जो कि होता है ओम। अब स्वरों का विभाजन हम जिह्वा के आधार पर भी करते हैं। जिह्वा के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं।
ये है, पहला है अग्रभाग, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है पश्च भाग। तो अग्रभाग में ई, छोटा ई, बड़ा ई, ए आते हैं। इनको उच्चारण करने में हमें जिह्वा का अग्रभाग का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा मध्य भाग। मध्य भाग में आता है छोटा आ। मध्य भाग में ऐसे वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें जिह्वा के मध्य भाग का सहारा लेना पड़ता है। तीसरा आता है पश्च भाग। पश्च भाग में ऐसे स्वरों को हम लेते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें जिह्वा के पश्च भाग का सहारा लेना पड़ता है। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ऐसे शब्द पश्च भाग के से बोले जाते हैं। उच्चारण के स्थान पर स्वरों का भी विभाजन होता है। उच्चारण के स्थान पर स्वरों का विभाजन 5 रूप से होता है। पहला होता है कंठ। कंठ में ऐसे स्वर आते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें कंठ की आवश्यकता होती है, सिर्फ हमें कंठ की आवश्यकता होती है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण करने में हमें कंठ का प्रयोग होता है। दूसरा आता है तालब। तालब में ऐसे स्वर आते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें तालु की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे छोटा ई, बड़ा ई, ये सब तालब स्वर होते हैं। तीसरा आता है ओष्ठ। ओष्ठ में ऐसे स्वर आते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें होठों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण करने में हमें अपने सिर्फ होठों की आवश्यकता होती है। ऐसे स्वर ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। चौथा आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य में ऐसे स्वर आते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें अपने मूर्धा की आवश्यकता होती है। अब मूर्धा क्या होता है? मूर्धा वह भाग होता है जो तालु और ओठों के बीच में पाया जाता है, उसको हम मूर्धा बोलते हैं। तो मूर्धन्य स्वर कौन सा हो गया? मूर्धन्य स्वर हो गया हमारा री। पांचवा आता है कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर में ऐसे स्वर आते हैं जिनका उच्चारण करने में हमने अपने कंठ और तालु दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसे स्वर जैसे ए और ए का उच्चारण करने में हमें अपने कंठ और तालु दोनों की आवश्यकता होती है। अब आता है मुखाकृति प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम 4 रूप से करते हैं। पहला आता है संवृत स्वर, दूसरा आता है विवृत स्वर, तीसरा आता है अर्ध संवृत स्वर, चौथा आता है अर्ध विवृत स्वर। संवृत स्वर क्या होते हैं? संवृत स्वर, इनके उच्चारण करने में मुख द्वार बहुत कम खुलता है। संवृत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार बहुत कम खुलता है। जैसे छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। विवृत स्वर, दूसरा आता है विवृत स्वर। विवृत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में मुख सर्वाधिक खुलता है। जैसे बड़ा आ, जब बड़ा आ का हम उच्चारण करेंगे तो मुख हमारा सर्वाधिक खुलेगा। आप चाहे तो इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तीसरा आता है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार हमारा संवृत स्वर से कुछ अधिक खुलता है। जैसे ए और ओ। चौथा आता है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार विवृत स्वर से कुछ कम खुलता है। जैसे ए, औ, आ। तो ये हो गए मुखाकृति प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और नोट, सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष का मतलब ये होता है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो एक हमें झंकार का आभास होता है। तो आज का हमारा टॉपिक स्वरों का वर्गीकरण यहीं से समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो वर्णमाला पार्ट 2 में हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे।
जिसको इस टॉपिक में जो भी समस्या हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।